चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़े आए। फिर हम स्टार्ट करते हैं ना। कल हमारा पहला लेक्चर हो गया था फोटोसिंथेसिस का बेसिक। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। आज अपन आगे बढ़ते हैं इसके। कल हमारा थोड़ा बेसिक हो गया था कि नहीं? ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जुड़े हैं भाई। वेरी गुड मॉर्निंग। रश्मि, मनीष, डिम्पल, सचिन कुमार साहू, ऋतिक, गर्गोपेंद्र, पूजा, दिनेश, सत्येंद्र सिंह, ओमजवान, विशाल, शिवम, मुस्कान, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्या कल का लेक्चर समझ में आया भाई? रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड सारी चीज अपलोडेड कर दी है, ठीक है ना। आपने देख लिया होगा रिकॉर्डेड। गुड मॉर्निंग। आपने रिकॉर्डेड देख लिया होगा ना लेक्चर। चलिए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा जो है ना नया सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इधर देखिए। कल हमने आखिरी बात कहाँ बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ना कि भैया क्लोरोफिल वगैरह के सारी चीज यही बात कर रहे थे अपन। मैंने आपको डायग्राम बनाया था क्लोरोप्लास्ट का। यस, किसका डायग्राम बनवाया था? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनवाया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या है ना, ये सारी चीजें होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। यस। अब आगे बात करना है हमको किसके आगे, इससे कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है? कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर समझने एक बात, क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है भैया? अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, ये हमको लिखना है। देखो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था अपन ने कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मैंने आपको कल एक डायग्राम भी बनवाया था, याद करिए। मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह पाया जाता है। ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था। यस, ये वाला जो डायग्राम हम कल बात किए थे कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम। ये कल मैंने आपको बताया था, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह को क्या कहते हैं? हम क्वांटासोम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह को क्या कहते हैं? हम क्वांटासोम कहते हैं। क्लियर? तो हमने इसके बारे में बात की थी, क्वांटासोम के बारे में। अब देखो कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से वर्णक जो होते हैं जरूरी होते हैं, और कौन कौन से वर्णक यहाँ पर क्वांटासोम के अंदर होते हैं, वो हमको डिस्कस करना है। तो क्या चालू करें भाई, स्टार्ट करें कि कौन कौन से जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, इधर देखना। ठीक है, इधर देखिए आप, ये ना वर्णकों के प्रकार। ये जो क्वांटासोम है कौन कौन है ना, वर्णक कौन से? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक एक तो होता है हमारा क्लोरोफिल। एक कौन सा होता है? क्लोरोफिल नाम का वर्णक होगा। एक हमारा कौन सा होता है? क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है। यस, कौन सा होता है? क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है। और दूसरा में देखो, ठीक है, एक हो गया हमारा क्लोरोफिल। दूसरा कौन सा हो गया क्लोरोफिल के बाद? एक हो गया क्लोरोफिल, एक होता है कैरोटीनोइड्स, और एक होता है फाइकोबिलिन्स। ये तीन प्रकार है ना, तीन अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल जरूरी होता है, कैरोटीनोइड्स, और दूसरा फाइकोबिलिन्स। आप इसी प्रकार से नोट्स बनाना, ठीक है। वर्णकों के प्रकार में क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनोइड्स होता है, फाइकोबिलिन्स होता है। अब क्लोरोफिल के अंदर आप देखोगे ना, तो क्लोरोफिल के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी होता है, डी होता है, ई होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के भी अलग अलग प्रकार है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है। क्लियर है? क्लोरोफिल के भी क्या है? अलग अलग प्रकार है, बिल्कुल है। चलिए, क्लोरोफिल के अलग अलग प्रकार हो गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और ई। ठीक है। अगला है कैरोटीनोइड्स। अगला कौन सा होता है? कैरोटीनोइड्स। इसमें आता है बीटा, ऐसे कैरोटीन है, जेंथोफिल नाम सुना होगा ना आपने, जेंथोफिल, ठीक है ना, ये है जेंथोफिल। क्लियर? कौन सा है? जेंथोफिल, कैरोटीन्स और जेंथोफिल। तीसरा प्रकार का वर्णक होता है फाइकोबिलिन्स, ठीक है, जिसमें आता है फाइको एरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। ठीक है, ये भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये मदद करते हैं, ये सहायक वर्णक होते हैं। एक्चुअली ये दोनों जो होते हैं ना, सहायक वर्णक होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ये मुख्य वर्णक तो हो गया हमारा क्लोरोफिल। मुख्य जो पिगमेंट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। ये होते हैं सहायक वर्णक। कौन कौन से? ये सब है ना, ये और ये सब क्या होते हैं? सहायक वर्णक। ये जो फाइको एरिथ्रिन होता है ये लाल रंग का होता है, और फाइको साइनिन जो होता है, याद रखना, ये नीले रंग का होता है। कैसा होता है भाई? नीले रंग का होता है। क्लियर है? किस रंग का होता है? ये नीले रंग का होता है। क्लियर है?
ये किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। चलिए यहां तक क्लियर है क्या सभी को? बताओ या सुन लो। अब इधर देखे बात, आगे बढ़ते हैं ना। क्लोरोफिल ए बी सी डी ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो हम क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का सूत्र याद रखना आपको। किस किस का? क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का आपको सूत्र याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोरोफिल ए का जो सूत्र होता है ना, क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C55H72O5N4Mg। ये आपको सूत्र याद रखना है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या होता है? C55H72O5N4Mg। जबकि क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला होता है C55H70 होता है। देखो यहाँ पर H72 है, यहाँ पर H70 है, यहाँ पर O5 है, यहाँ पर O6 है ना। H70 O6 N4Mg, बाकी सब समान है, बस H और O में अंतर होता है। यहाँ पर H72 है, वहां पर H70 है, यहाँ पर O5 है, यहाँ पर क्या है? O6 है। क्लियर? तो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एग्जाम में पेपर में क्या होता है? फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए में जो होता है कौन सा है ना समूह पाया जाता है? क्लोरोफिल ए जो होता है इसमें याद रखना कौन सा? मिथाइल समूह CH3 समूह उपस्थित होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड समूह CHO समूह पाया जाता है। बोले सर ये क्या है? इधर देखो क्लोरोफिल ए का सूत्र देखो आप, क्लोरोफिल ए का सूत्र दिख रहा है आपको? ये क्लोरोफिल ए का सूत्र है। इस प्रकार से क्लोरोफिल का डायग्राम होता है, जिसके बीच में मैग्नीशियम बैठा होता है। क्लोरोफिल के बीच में कौन होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के बीच में होता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। तो ये चार अलग अलग प्रकार की रिंग्स होती है ना, यहाँ पर चार अलग अलग प्रकार की रिंग्स होती है, जैसे एक दो है ना, अलग अलग प्रकार की रिंग्स हैं। ये चार रिंग्स में, तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, ये वाला, ये इसको नहीं, ये वाले, इसको जनरली थर्ड रिंग्स होती है। कौन सी होती है? तीसरे नंबर की होती है। एक दो तीन और ये चार। ठीक है ना, तो ये तीसरे नंबर की जो होती है ना, इसमें देखो यहीं पर क्या होता है, अगर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है तो यहाँ पर जुड़ेगा CH3। अगर क्लोरोफिल बी है तो यहाँ पर जुड़ेगा, अगर क्लोरोफिल बी है तो यहाँ पर जुड़ेगा CHO। बस इतना अंतर होता है, इन दोनों की संरचना में इतना अंतर होता है। अगर क्लोरोफिल ए है तो CH3 जुड़ता है, क्लोरोफिल बी है तो CHO जुड़ता है। तो यह पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए में कौन सा समूह होता है? क्लोरोफिल ए के अंदर याद रखना, क्लोरोफिल ए में कौन सा? CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप कहते हैं इसे। कौन सा समूह? तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल समूह होता है, क्लोरोफिल बी में CHO। CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये दोनों का सूत्र आपको याद रखना है। क्लोरोफिल के बीच में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी के बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या बात समझ में आ गई आपको? या सुनो कि क्लोरोफिल ए में क्या पाया जाता है? अगर कोई पूछता है कि क्लोरोफिल ए में क्या है, तो मिथाइल समूह है, जबकि बी में क्या होता है? एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु के मध्य में क्या होता है? मैग्नीशियम परमाणु होता है भाई, Mg। मैग्नीशियम परमाणु उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है। ये तो हो गया मुख्य वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में मुख्य वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल। मैंने जो मुख्य पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। अब होता है सहायक वर्णक। क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं, जैसे कैरोटीन है, जैंथोफिल है, फाइकोबिलिन्स है, ये सब क्या है? सहायक वर्णक होते हैं ना। मुख्य वर्णक कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुख्य वर्णक होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। मुख्य वर्णक कौन सा होता है भाई? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, मुख्य वर्णक कौन सा? क्लोरोफिल। क्लियर? अभी जो क्लोरोफिल है, इसके अलावा सहायक वर्णक जो होते हैं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट। सहायक वर्णक जो होते हैं वो कौन से होते हैं भैया? एसेसरी पिगमेंट होते हैं। सहायक वर्णक कौन से होते हैं? तो आंसर है एसेसरी पिगमेंट होते हैं सहायक वर्णक। ठीक है, अब सहायक वर्णक के अंदर पहला है जैसे कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होता है। कैरोटीन का सूत्र होता है C40H56। यह नारंगी रंग का होता है। कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है ना, ऑरेंज कलर, बीटा कैरोटीन। जैसे गाजर का नारंगी रंग किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नारंगी रंग का होता है। अगला जैंथोफिल। ठीक है, अगला कौन सा है? जैंथोफिल। इसका रासायनिक सूत्र होता है C40H55O2 होता है। यह पीले रंग का वर्णक होता है। ठीक है, क्लोरोफिल को पौधों में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल को पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन की तरह ही भी पिगमेंट है, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, श्वसन वर्णक। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो उसके बीच में क्या होता है? उसमें आयरन होता है, यहाँ पर बीच में क्या होती है? मैग्नीशियम होती है। तो बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में, समझ में आ रही सारी चीजें? क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ तक चीज क्लियर है सभी को? या सुनो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। क्लियर भाई? ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज, क्योंकि पेपर में आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं ना, हर बहुत छोटी छोटी चीज पेपर में पूछ लेते हैं। इसका फॉर्मूला पूछ लिया
तो वो तो हमारे लिए एक नंबर हो गया ना यार, इतना छोटी चीज पूछ ली। तो हमको हर चीज याद रख के चलना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर बैक्टीरिया, देखो ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से है ना, अगर बैक्टीरिया प्रकाश, मैंने आपको कल बताया था कि भैया बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण करता है, बिल्कुल करता है। जब बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करेगा तो उसमें भी क्या होते हैं, क्लोरोफिल। लेकिन बैक्टीरिया के क्लोरोफिल को लिखते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी, बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी, बैक्टीरिया क्लोरोफिल डी, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी, बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी, बैक्टीरिया क्लोरोफिल डी, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर भाई क्लोरोबियम है ना, क्लोरोफिल है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के फोटोसिंथेटिक वर्णक पाए जाते हैं, क्लियर है। ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। मैंने आपको सारी चीज एक एक चीज समझा दी है। अब ध्यान से सुनना, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी लाल प्रकाश की, तो क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी लाल प्रकाश की तुलना में नीले रंग के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। लेकिन अपन ने कि लाल प्रकाश की तुलना में नीले रंग को अधिक प्रकाश, तो अपन ने लिखा था अवशोषण स्पेक्ट्रम। याद करो कल की क्लास में मैंने आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम बताया था कि अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसा होता है, नीला और लाल। अरे बताया था नीला लाल होता है, अवशोषण किस प्रकाश का ज्यादा होता है, नीले का। लेकिन प्रकाश की दर ज्यादा किसमें होती है, तो मैंने आपको सफेद प्रकाश भी बताया था, है ना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनना, नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर जो होती है सफेद प्रकाश में सर्वाधिक हाईएस्ट, कल बताई थी मैंने आपको कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है सर्वाधिक हाईएस्ट किसमें होती है, सर्वाधिक, बताओ, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक हाईएस्ट सफेद प्रकाश में, फिर अधिकतम लाल प्रकाश में, और सबसे कम मैंने आपको बताई थी हरे प्रकाश में। यस, तो भाई प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है सबसे ज्यादा सफेद रंग, फिर दूसरे नंबर पर लाल, फिर नीला, सबसे कम किस्म होती है हरे प्रकाश में। यस, सबसे कम किस्म होती है हरे प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है सफेद रंग में सबसे ज्यादा होती है, सफेद में, फिर लाल में, फिर नीले में, और फिर किस्म होती है हरे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको कल बताया था, है ना, मैंने आपको ये भी बताया था कल कि क्रियात्मक जो होता है, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम, प्रकाश संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था क्या होता है, लाल और नीला बताया था। यस, लाल नीला होता है, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो नीला लाल होता है। बताओ यहां तक क्लियर है, अरे वाली सारी चीजें क्लियर हैं, बताइए, सब कुछ क्लियर है क्या यहां तक। चलिए आगे बढ़े। अब इधर सुनिए ध्यान से, ये तो अपना पिगमेंट के वर्णक है ना, वर्णक के बारे में कहानी हो गई, ठीक है। देखो क्लोरोफिल ए और कैरोटीन को सर्वाधिक पिगमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जो क्लोरोफिल ए होता है और बीटा कैरोटीन, तो इनको क्या बोलता है, यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी प्रकाश संश्लेषण करे, कोई भी करे, दुनिया के अंदर कोई भी प्रकाश संश्लेषण करे, उसमें क्लोरोफिल ए होगा और कैरोटीन पाया जाता है। तो इन दोनों को क्या बोलता है, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया करे, प्लांट करे, कोई भी प्रकाश संश्लेषण करे दुनिया में, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन होते हैं, इसलिए उन्हें यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, जो सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन ना कि जो भी कोशिका प्रकाश संश्लेषण करेगी, चाहे वो किसी में भी हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, प्लांट हो, एल्गी हो, शैवाल हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी प्रकाश संश्लेषण करता है, जो भी कोशिका ऑक्सीजन निकालती है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन आपको मिलेंगे, ऑक्सीजन निकालने वाली, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम, कल हमने बात की थी, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं, यस और नो। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य इकाई क्या कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है। कहां पाई जाती है क्वांटासोम, तो आंसर है थाइलेकोइड की झिल्लियों पर, ग्रेना थाइलेकोइड की झिल्लियों पर होती है क्वांटासोम, ये है क्वांटासोम। क्या है आंसर, है क्वांटासोम, है क्या है भाई, क्वांटासोम। प्रकाश संश्लेषी इकाइयों को क्या कहते हैं, हम क्वांटासोम कहते हैं। कहां पर होती है, इन झिल्लियों पर पाई जाती है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, क्वांटासोम में कितने प्रकार के, देखो 230 से लेकर या 200 से लेकर 250 क्लोरोफिल के अणु होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग क्लोरोफिल ए है, बी है, अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल के अणु होते हैं। विशेष प्रकार के क्लोरोफिल अणु भी पाए जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, जैसे P680, P700, ये अभिक्रिया केंद्र कहलाते हैं। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि PS फर्स्ट जो होता है, ये है ना 680 पर ज्यादा काम करता है, तो इसका अभिक्रिया केंद्र होता है P700,
कल मैंने आपको बताया था कि PS सेकंड जो होता है ये 680 से कम पर कार्य करता है, तो इसका अभिक्रिया केंद्र होता है P 680। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P 700 होता है और PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र P 680 होता है। बताइए यहां तक क्लियर है। ये तो अपन वर्णक के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करने वाले कौन कौन से वर्णक होते हैं। क्या बताए यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक? ये तो हो गया कंप्लीट। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, है ना। कि सर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो प्रकार की है। कल हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, यस, कल हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क। यही पढ़ा था अपन ने, यस सुनो। कि सर प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर ध्यान से सुनना दो प्रकार की है। मैंने आपको बताई थी लाइट रिएक्शन और एक दूसरी बताई थी मैंने आपको डार्क रिएक्शन। ऐसा ही बताया था कुछ, बताओ। लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे हम? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है अंधकार अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी? अंधकार, अंधकार अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है कि नहीं, कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और एक दूसरी डार्क, ये हो गई हमारी डार्क। ये बात किसने बताई थी भाई? F.F. ब्लैकमैन ने, है ना। ये ब्लैकमैन ने बताया था कि F.F. ब्लैकमैन, है ना, नाम था उसका, F.F. ब्लैकमैन के द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है। चलिए अब इधर देखिए, अब एक बात बताओ, पर इन दोनों में से, है ना, जो प्रकाशिक, अब यही अंतर पढ़ेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, अंधकार में क्या होता है, ये आपको समझाना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक ही समझ में जाएगा। आपको यही समझाना है कि प्लांट आखिर कर क्या रहे हैं। देखो प्लांट कर रहे हैं, खाना बनाते हैं भाई। प्रकाश संश्लेषण कैसी विधि है? तो प्रकाश संश्लेषण खाने बनाने की विधि है, हाँ है ना। प्रकाश संश्लेषण जो है खाना बनाने की विधि है, वैसे बिल्कुल है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? खाना बनाने की विधि है। देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन, कहाँ चलती है बताओ? आप मेरे को एक बात बताओ, ये अभिक्रिया कहाँ चलती है? ये जो अभिक्रिया है कहाँ चलती है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये कहाँ चलती है बताएं? ये कहां पर चलती है? मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कहां चलती है? तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में अभिक्रिया कहां चलती है? तो ये चलती है गिरना थाइलेकोडोस्ट्रोमा, ठीक है। ये दिन में चलती है रात में? तो आपका आंसर होना चाहिए भाई दिन में चलती है। कहां चलती है? दिन में चलती है। देखो ये जो अभिक्रिया है दिन में चलती है। कब चलती है? यह दिन में चलती है। कब चलती है? दिन में। यह अभिक्रिया दिन में होगी, क्योंकि भैया इसको चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, हाँ या ना। यह अभिक्रिया जो है दिन में चलती है। अभिक्रिया दिन में कब चलेगी? दिन में चलती है। दिन में क्यों चलती है? क्योंकि इसको चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है होगी। इसको चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, इसका नाम ही प्रकाशिक अभिक्रिया। इसको चलाने के लिए दिन में चाहिए प्रकाश, रात में तो होता नहीं है। हाँ, क्या अंधकार अभिक्रिया ये कब चलती है बताओ? ये अभिक्रिया कब चलती है? अंधकार अभिक्रिया है जो है कब चलती है? अंधकार की अभिक्रिया कब चलती है? दिन में चलती है, रात में चलती है, दोनों टाइम चलती है? बताएं कमेंट सेक्शन में एक बार, यह जो अभिक्रिया है दिन में चलती है, रात में चलती है? ये जो अभिक्रिया दिन में चलती है, रात में चलती है, दोनों टाइम चलती है? बताओ ये जो अभिक्रिया है कब कब चलती है बताएं? दिन में, रात में, या दोनों टाइम? अंधकार अभिक्रिया दिन में चलती है, रात में चलती है, या दोनों समय चलती है? बताओ कब चलती है? तो आंसर दोनों समय, ठीक है, दोनों टाइम चलती है ना। कब चलती है? रात में नहीं चलती, याद रखना, रात में नहीं, दोनों समय। इस अभिक्रिया का नाम अंधकार इसलिए नहीं कि रात में चलती, नहीं, इसका मतलब यह है कि इसको चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसको चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अंधकार अभिक्रिया को चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए, है ना, अंधकार अभिक्रिया को चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अंधकार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों टाइम चलेगी, बात समझ में आ गई। इसका नाम अंधकार इसलिए नहीं है कि रात में नहीं, इसको चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका नाम क्या? अंधकार। ये दोनों समय चलेगी ना, दोनों समय चलती है ना, दोनों समय चलती है, दिन और रात, ठीक है ना।
दिन व रात दोनों टाइम चलेगी। क्लियर। चलिए अब प्रकाशिक अभिक्रिया होती कहाँ है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये अभिक्रिया चलती कहाँ है, तो ये ग्रेना थाइलेकोड व स्ट्रोमा थाइलेकोड में कहाँ चलती है, यह अभिक्रिया कहाँ चलती है, यह अभिक्रिया कहाँ चलती है, देखो यह अभिक्रिया ग्रेना थाइलेकोड कहाँ चलती है, तो आंसर है ग्रेना थाइलेकोड, ठीक है ना, ग्रेना थाइलेकोड व स्ट्रोमा थाइलेकोड में चलती है। कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड व स्ट्रोमा थाइलेकोड, ठीक है ना, ग्रेना थाइलेकोड व स्ट्रोमा थाइलेकोड में चलती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, चलती है कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड व स्ट्रोमा थाइलेकोड में चलती है। यह अभिक्रिया कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड व स्ट्रोमा, जबकि अंधकार अभिक्रिया चलती है सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ये जो अभिक्रिया है कहाँ चलती है, यह है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है, यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, ठीक है ना, में चलती है। क्लियर है, कहाँ चलती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। क्लियर है सभी को, कहाँ चलती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। बात समझ में आ गई, कहाँ चलती है, यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलेगी, ये कहाँ चलेगी, ये थाइलेकोड के अंदर चलती है। क्लियर, बताओ। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड स्ट्रोमा में। ये कहाँ चलती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। कहाँ चलती है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। देखो अब बात को समझना, अब हमको ये तो हमको पता चल गया कि दोनों कहाँ कहाँ चलती है, ये आखिर चलती क्यों है। देखो ये दोनों अभिक्रियाएं चल क्यों रही हैं, प्लांट आखिर क्या करना चाहते हैं, वो हमको मेन कंसेप्ट समझना है। देखो समझना, ये नोट कर लिया आपने, ये शायद नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इधर देखो, आखिर ये अभिक्रिया चल क्यों रही है, समझना बात को। बोला सर प्लांट बनाते हैं खाना, ध्यान से सुनना, पहले सारी बात को सुनना, फिर आपको हर चीज समझ में जाएगी। कि सर प्लांट बनाते हैं खाना, क्या बनाते हैं, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। प्लांट क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, फूड बनाएंगे, ये ग्लूकोज बनाते हैं कि नहीं, बिल्कुल, तो ग्लूकोज बनाते हैं, ये ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है ना। प्लांट क्या कर रहे हैं, तो आंसर है ग्लूकोज बनाते हैं। ये जो ग्लूकोज बन रहा है, देख रहा है आपको ये ग्लूकोज, या सुन लो, ये जो ग्लूकोज आपको बन रहा है, इस ग्लूकोज में कार्बन जो है, ये कार्बन यहाँ से आया होगा, हाँ या ना, ये जो कार्बन है वो यहाँ से आया होगा, ये जो कार्बन है यहाँ से आया होगा, या सर नो। ये जो खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इस ग्लूकोज में ये जो कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन यही है, CO2 वाला, बोले हाँ सर बिल्कुल यही है। तो मतलब इस कार्बन को यहाँ फिक्स किया होगा, इस कार्बन को क्या किया होगा, फिक्स किया होगा यहाँ पर, या सुनो, जिसको हम बोलते हैं CO2 स्थिरीकरण। क्या कहते हैं, CO2 स्थिरीकरण। देखो पौधे प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना एक बात, इस कार्बन को, ये कार्बन देख रहा है आपको, सी ये वाला है, इस कार्बन को इस ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्बन को, इस कार्बन को इस ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ या ना। इस कार्बन को इस ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो आंसर है ग्लूकोज की आवश्यकता है। किसकी, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्लूकोज, सॉरी ऊर्जा की, है ना। इस कार्बन को इस ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए किसकी आवश्यकता, ऊर्जा, ठीक है ना, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बिना ऊर्जा, मतलब आपको ATP खर्च करना पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगी, खर्च, ATP आपको खर्च करना पड़ेगी। या फिर यहाँ पर एक और ऊर्जा चलती है जिसका नाम होता है NADPH2, है ना, ये आपको खर्च करना पड़ेगी, तभी आप ग्लूकोज बना सकते, मतलब तभी ये जो प्लांट है तभी ग्लूकोज बना पाएंगे। कि जब तक आपको इस कार्बन को यहाँ खर्च, इस कार्बन को यहाँ अगर लेके जाना है ग्लूकोज के अंदर, तो आपको ATP खर्च करना पड़ेगी प्लांट्स को। तो ATP तो तब खर्च कर पाएंगे जब बनाएंगे, भाई खर्च तो तब कर पाओगे जब कमाओगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो प्लांट ATP खर्च तो तब कर पाएंगे जब बनाएंगे। तो बस प्रकाशिक अभिक्रिया में पता क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया चलती इसलिए है कि प्लांट ये लाइट एनर्जी जो है ना, लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा जो है, ठीक है, लाइट ऊर्जा जो है, लाइट एनर्जी को, प्रकाशीय ऊर्जा को ATP में बदल सके। प्रकाशिक अभिक्रिया चलती इसलिए है कि प्लांट को आवश्यक ATP NADPH2 बना सके, जिससे उनको डार्क रिएक्शन में खर्च कर सके। बात समझ में आ रही है, जो ग्लूकोज बनता है ना, डार्क रिएक्शन में बनता है। CO2 का स्थिरीकरण डार्क रिएक्शन में होता है, लेकिन CO2 के स्थिरीकरण के लिए, फिक्सेशन के लिए आवश्यक ATP NADPH2 चाहिए। उस ATP और NADPH2 निर्माण के लिए ही प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है। बात समझ में आई,
कि प्रकाशिक अभिक्रिया चलेगी क्यों, तो प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है कि भैया लाइट फ्री में मिल रही है। भाई हमने हमारे घरों पर सोलर प्लेट लगा ली कि भाई लाइट फ्री में आती है, तो सोलर प्लेट लगाओ, लाइट इन्वर्टर में भर लो, रात में जलाओ। सिंपल बात है ना कि भाई हमारे घर पे हमने सोलर प्लेट लगा ली, ठीक है, दिन भर सोलर प्लेट से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बनी और इन्वर्टर में हमने भर ली और रात में अपने जलाओ। यही कर रहे हैं ना, फायदा यही है। तो बोला ये भाई प्लांट भी ये काम कर सकते हैं। प्लांट क्या करते हैं, उस सोलर एनर्जी का उपयोग करके, लाइट ऊर्जा का उपयोग करके अपने लिए एक आवश्यक एटीपी और NADPH2 बना लेते हैं। बोले अब इनको हम खर्च करेंगे। बोले हमको खाना बनाना है ना, तो खाना बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा पहले हम बना लेंगे लाइट रिएक्शन में, उनको डार्क रिएक्शन में खर्च करेंगे। बात समझ में आई। तो क्या हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी NADPH2 बनते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्यों चलती है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्यों चलती है, क्योंकि उनको आवश्यक एटीपी और NADPH2 बनाना पड़ेगी। बिना एटीपी बनाए हुए काम होगा नहीं। खाना कैसे बनेगा, अगर खाना बनाना है तो एटीपी NADPH2 उनको क्या करना पड़ेगी, तो उनको बनाना पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है, एटीपी व NADPH2, एटीपी व NADPH2 बनते हैं। बात समझ में आ गई, क्या बनते हैं यहां पर बताओ, एटीपी NADPH2 बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भैया लाइट रिएक्शन में एटीपी वो बनता है और NADPH2 बनते हैं, यहां पर ये खर्च होंगे, यस और नो। यहां पर क्या होगा, एटीपी और NADPH2 क्या होते हैं बताओ, खर्च होते हैं। क्या होंगे, खर्च होते हैं। क्या होते हैं भाई, खर्च होते हैं। क्लियर है, क्या होते हैं, एटीपी NADPH2 खर्च होते हैं। बात समझ में आ गई। और क्या होता है यहां पर, ठीक है भाई, ग्लूकोज का निर्माण कहां होता है, CO2 का स्थिरीकरण कहां होता है, यहीं पर, हाँ या ना। भाई ग्लूकोज का निर्माण CO2 का स्थिरीकरण होता है ना। आपसे पूछेंगे CO2 का स्थिरीकरण कहां होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, वह ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण डार्क में होता है या लाइट में, डार्क में ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, का निर्माण होता है। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। CO2 का स्थिरीकरण होता है, वह ग्लूकोज का निर्माण होता है, किसमें होता है, डार्क रिएक्शन में। लाइट में क्या होगा, लाइट में एक इंपोर्टेंट काम होगा, क्या कि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो निकलती है ना, वो लाइट रिएक्शन में ही निकलती है, डार्क में नहीं निकलती। जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर सह उत्पाद होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो लाइट रिएक्शन में ही निकलती है, ना कि डार्क रिएक्शन में। ठीक है, वो किसमें निकलती है, लाइट रिएक्शन में। किसमें निकलती है, तो आंसर है लाइट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर याद रखना H2O का ऑक्सीकरण होता है। याद रखना यहाँ पर क्या होता है, जल का अपघटन, H2O का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भैया प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जल से आती है, वो लाइट में आती है डार्क में, तो आपको बताना लाइट में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है कि नहीं, तो वो लाइट में निकलती है डार्क में। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भाई ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो लाइट रिएक्शन में निकलती है, डार्क में निकलती है, बताओ। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया कहाँ निकलती है, लाइट या डार्क, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। अरे बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, तो कहाँ निकलती है, लाइट रिएक्शन में। कहाँ से आएगी, जल से आएगी, तो जल यहाँ टूटेगा, जल का ऑक्सीकरण होगा। तो ये कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है और डार्क में क्या होता है। क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया भाई, बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए। मुस्कान, शिवम, विशाल, ओम चौहान, दानेश, पूजा, उपेंद्र, ऋतिक, सचिन, मनीष, रश्मि, योगेश, संतोष, राजेश, धीरेन्द्र, भरत, डिम्पल, ऋतुराज, नितिन, रश्मि, सत्यन, संगीता, विनीता, आकाश, राजकुमार, रेखा, क्लियर है सभी को, बताएं सभी को क्लियर है कि भैया लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है। अभी आपको ये समझ में आ गया हो कि लाइट में क्या होता है, डार्क में क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लाइट को थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। बात ये हमको ये पढ़ना है, हम लाइट क्यों पढ़ रहे हैं, अब हम ये समझेंगे। हम लाइट इसलिए पढ़ रहे हैं कि सर एटीपी कैसे बनते हैं, ये जो एटीपी आप बनाने की कह रहे हो, ये एटीपी कैसे बनते हैं ना, यही पढ़ना है अपने। लाइट में अल्टीमेट होगा क्या, एटीपी NADPH2 बनना है, तो वही तो हमको देखना है कि एटीपी कैसे बनते हैं और NADPH2 कैसे बनते हैं।
ठीक है। फिर डार्क में पढ़ेंगे कि ये खर्च कैसे होते हैं और ग्लूकोज कैसे बनता है, डार्क में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, प्रकाशिक अभिक्रिया। अब प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में, है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी होता है। कभी अगर आपसे कभी कोई पूछे तो याद रखना इसका नाम दूसरा हिल अभिक्रिया भी होता है। कौन सा, हिल, लाइट रिएक्शन को हिल अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है इसमें क्या होता क्या है, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है तो अपन ने लिख लिया, फिर भी एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ क्या होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। यह कहाँ चलती, ये अपन ने जो लिखा वो सारी बातें दोबारा लिखने की वैसे जरूरत है नहीं है। अपन ने ग्रेनाथाइलेकोड स्ट्रोमाथाइलेकोड में चलती है, जल का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी NADPH2 बनते हैं। ठीक है, अब ये लाइट रिएक्शन होती है, ये दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया दो प्रकार की है। कौन कौन सी प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है भैया ये देखो, एक होती है साइक्लिक ईटीएस। क्या होती है, साइक्लिक ईटीएस। ठीक है ना, क्या है, साइक्लिक ईटीएस। क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, साइक्लिक ईटीएस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऐसे लिखेंगे अपन पूरा इंग्लिश में फिर हिंदी में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक ईटीएस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश में नाम। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे चक्रीय, क्या लिखेंगे हम, चक्रीय फोटो। ठीक है, चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण, है ना, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण या फिर चक्रीय ईटीएस क्या लिखते हैं, या फिर चक्रीय ईटीएस। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है चक्रीय ईटीएस और एक होती है अचक्रीय। दूसरी होती है नॉन साइक्लिक ईटीएस, दूसरी का नाम क्या होता है, दूसरा साइक्लिक अभिक्रिया दो प्रकार के ना, मतलब लाइट रिएक्शन जो है दो प्रकार की, एक हो गया हमारा चक्रीय, दूसरा है नॉन साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, नॉन साइक्लिक ईटीएस, अचक्रीय ईटीएस या वही अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। इस शब्द को इतना बड़ा दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अपन लिख लेंगे अचक्रीय। ठीक है ना, अचक्रीय ईटीएस। अचक्रीय ईटीएस का दूसरा नाम यहाँ जरूर लिखना है, क्या, जेड स्कीम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ईटीएस। ठीक है, अचक्रीय ईटीएस, इसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जेड स्कीम। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, जेड स्कीम भी कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं इसे हम, जेड स्कीम कहते हैं। तो प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की। लाइट रिएक्शन जो है कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, लाइट रिएक्शन दो प्रकार की है, एक होती है हमारी चक्रीय और एक होती है अचक्रीय। बात समझ में आई कि भाई सर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन जिसमें एटीपी बनते हैं NADPH2 बनते हैं, तो वो दो प्रकार की होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है ना, मतलब चक्रीय होती है और अचक्रीय होती है। क्लियर है, चक्रीय अचक्रीय दोनों प्रकार की होती है। तो पहले कौन सी पढ़ेंगे अपन, चक्रीय, पहले कौन सी पढ़ेंगे, चक्रीय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले, चक्रीय। ठीक है, अरे अल्टीमेट हम पढ़ना ही चाहते कि एटीपी कैसे बन रहा है, भाई प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी कैसे बनते हैं, हम वही तो पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखो एटीपी कैसे बनते हैं, समझना बात को, एटीपी कैसे बन रहा है, एटीपी कैसे बनते हैं। ठीक है, अब एटीपी कैसे बनते हैं समझना इस बात को, है ना। पहले नंबर पर कौन सी पढ़ेंगे अपन, चक्रीय, साइक्लिक ईटीएस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, चक्रीय साइक्लिक ईटीएस, या फिर दूसरा नाम क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन शब्द का मतलब मैं बता देता हूँ, इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब होता है लाइट की उपस्थिति में एटीपी बनना। क्या है, लाइट की उपस्थिति में एटीपी बनना, की उपस्थिति में एटीपी बनना। ठीक है, लाइट की उपस्थिति में एटीपी बनना क्या कहलाता है, याद रखना, लाइट की उपस्थिति में एटीपी बनना फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। तो हम पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं, चक्रीय। पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं हम, चक्रीय। अरे भाई फर्स्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं हम, चक्रीय। कौन सी पढ़ रहे हैं, चक्रीय ईटीएस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चक्रीय ईटीएस। ठीक है, अब चक्रीय ईटीएस में क्या का पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे उसको ध्यान से सुनना। देखो ये जो अभिक्रिया होती है चक्रीय ईटीएस, ये ग्रेनाथाइलेकोड व स्ट्रोमाथाइलेकोड दोनों में चलती है। यह जो है यह है ग्रेनाथाइलेकोड व स्ट्रोमाथाइलेकोड, यह ग्रेनाथाइलेकोड, ठीक है ना, ग्रेनाथाइलेकोड व स्ट्रोमाथाइलेकोड में चलती है, स्ट्रोमाथाइलेकोड। ठीक है, याद रखना ग्रेनाथाइलेकोड व स्ट्रोमाथाइलेकोड में चलती है। आपसे पूछेंगे चक्रीय ईटीएस चलती कहाँ है,
तो आपको बताना है कि चक्रीय एटीएस चलती है ग्रेना थाइलेकोड स्ट्रोमा थाइलेकोड में चलती है। चक्रीय एटीएस कहाँ चलती है? ग्रेना थाइलेकोड और स्ट्रोमा थाइलेकोड के अंतर्गत चलती है। क्लियर, बात समझ में आ गई? कहाँ चलती है? तो चक्रीय एटीएस ग्रेना थाइलेकोड स्ट्रोमा में चलती है। ठीक है, चलिए मोस्ट है ना। ईटीएस का मतलब भी बता दो, बहुत सारे स्टूडेंट को चल रहा होगा दिमाग में, सर ईटीएस का मतलब क्या होता है? ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है ईटीएस का मतलब? क्या होता है ईटीएस शब्द का मतलब? होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, समझ लो है ना। ईटीएस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है ना। ईटीएस का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ईटीएस का मतलब क्या होता है भाई? ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ईटीएस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। यहां लिख देता हूं हिंदी में, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, ईटीएस का मतलब। तो ग्रेना थाइलेकोड स्ट्रोमा थाइलेकोड में चलती है। अब मोस्ट अगला, साइक्लिक ईटीएस में सिर्फ पीएस फर्स्ट अकेला कार्य करता है। मोस्ट इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसमें सिर्फ है ना, इसमें पीएस फर्स्ट क्या करता है? कार्य कर। आपसे कोई पूछेगा कार्य करता है, कौन पूछेगा? एग्जाम वाले, और कोई तो पूछेगा नहीं। ठीक है ना। तो व्यापम वाले क्या पूछते हैं कि भैया साइक्लिक ईटीएस में, ठीक है, कौन सा सिस्टम चलता है, फर्स्ट या सेकंड? तो आपको बताना है कि साइक्लिक ईटीएस में हमेशा याद रखना पीएस सिस्टम फर्स्ट अकेला कार्य करता है। ठीक है, साइक्लिक ईटीएस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट अकेला कार्य करता है। इसका अभिक्रिया केंद्र, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, इसका अभिक्रिया केंद्र होता है P700। ठीक है, इसका अभिक्रिया केंद्र है ना, आगे लिखेंगे यहाँ पर पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र, पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र जो होता है, पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र, ठीक है, अभिक्रिया केंद्र जो होगा पीएस फर्स्ट का, जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो होता है P700। ठीक है, P700, पीएस फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो कौन होता है? P700। ये तीन बातें लिखो पहले तो, पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? P700 होता है। क्लियर भाई? ठीक है, अभी मैं आपको जो एमपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, अभी क्वेश्चन वो बताऊंगा, अगली लाइन में आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एमपी टेट अभी अभी व्यापम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, देखो आपको याद कर रखना है साइक्लिक ईटीएस जो होती है ग्रेना थाइलेकोड स्ट्रोमा थाइलेकोड दोनों में चलती है। इसमें पीएस फर्स्ट अकेला कार्य करता है। इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है। इसका अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? इसका अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। ठीक है, इसका अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? P700 होता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, कौन होता है? P700 इसका अभिक्रिया केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ठीक है, अब इधर देखिए कि अभिक्रिया चलती कैसे और कैसे एटीपी बनता है। ध्यान से सुनते चलना, पहले इस डायग्राम को देखना फिर नोट करना। ठीक है ना, आपको समय मिलेगा नोट करने का। कि देखो इसका जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो होता है हमारा, देखो पीएस सिस्टम फर्स्ट अकेला कार्य कर देगा, हाँ या ना? पीएस सिस्टम फर्स्ट अकेला कार्य करता है। ठीक है, इसका जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो होता है P700। कौन होता है? P700। ठीक है, ये अभिक्रिया केंद्र है। अब इसके ऊपर पड़ेगी लाइट, क्या पड़ेगी? लाइट, समझना, इसके ऊपर क्या पड़ती है? लाइट। ठीक है, क्या पड़ा? लाइट, प्रकाश। ठीक है भाई, प्रकाश पड़ेगा, हाँ या ना? इस क्लोरोफिल के ऊपर प्रकाश, लाइट पड़ने से क्या होता है? देखो इस अभिक्रिया केंद्र से, ये अभिक्रिया केंद्र है ना, पीएस सिस्टम का P700 अभिक्रिया केंद्र है। यहाँ पर कौन बैठा है? क्लोरोफिल ए। याद रखना अभिक्रिया केंद्र में हमेशा कौन होता है? क्लोरोफिल ए होता है। अभिकेंद्रीय केंद्र में कौन है? क्लोरोफिल ए है। इस अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए से जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकलता है। कौन निकलता है यहाँ से? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण कौन करता है? ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण कौन करता है? इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करता है FRS। कौन? FRS। FRS से इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसके पास? FD के पास। किसके पास? FD। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है घूम के FD। अभी FD से इलेक्ट्रॉन चला जाता है ETS के अंदर। किसमें जाता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS एक ऐसी मशीन है, जैसे आपने सुना होगी एक ऐसी मशीन, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, ऐसी मशीन का नाम आपने सुना होगा। इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो। तो ईटीएस एक ऐसी मशीन है, इधर से इलेक्ट्रॉन डालो उधर से एटीपी बाहर निकालो। बात समझ में आ गई? ऐसी मशीन है कैसी कि इधर से इलेक्ट्रॉन घुसेगा उधर से हमको एटीपी प्राप्त होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इधर से इलेक्ट्रॉन घुसा उधर से क्या मिला हमको? तो आंसर उधर से हमको क्या प्राप्त होगा? तो आंसर एटीपी। तो यहाँ पर ईटीएस के अंदर काम करता है साइटोक्रोम B6, फिर अगला है साइटोक्रोम F,
फिर आगे चल के आएगा पीसी। अभी आपको सारी चीज बताऊं, इलेक्ट्रॉन जहां वापस घूमकर आ गया, देखो अब यहां पर हमको 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में हमको कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 2 एटीपी। इस पूरी रिएक्शन में हमको 1 एटीपी तो यहां प्राप्त होता है, ठीक है ना, 1 एटीपी हमको यहां प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में 1 एटीपी हमको एडीपी प्लस आईपी, 1 एटीपी हमको यहां पर प्राप्त होगा। तो साइक्लिक चक्रीय अभिक्रिया जो चलती है, चक्रीय अभिक्रिया में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? चक्रीय अभिक्रिया में बताओ कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? बोले सर 2। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन घूमता आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस घूम घाम कर वापस अभिक्रिया केंद्र के पास आ जाता। तो अभी है ना एमपीटेट एग्जाम में, व्यापम का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा था, ये जो पीसी है ना, पीसी, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है ना, प्रियंका चोपड़ा को लिखते हैं पीसी, लेकिन ये क्या है? प्लास्टोसाइनिन। एक प्लास्टोसाइनिन है ना, याद रखना। पीसी मतलब क्या है? प्लास्टोसाइनिन, एक कॉपर युक्त प्रोटीन। यही एग्जाम में आया था, यह कॉपर युक्त प्रोटीन, ठीक है। यह कैसी प्रोटीन है? कॉपर युक्त। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, कॉपर युक्त प्रोटीन है, ठीक है, कॉपर युक्त प्रोटीन है। बात समझना, ये क्वेश्चन अभी अभी एग्जाम में आया हुआ है कि प्लास्टोसाइनिन में क्या उपस्थित होता है, तो आंसर है कॉपर होता है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना कि अभिक्रिया के ना साइक्लिक ईटीएस में सिर्फ पीएच फर्स्ट अकेला चलता है। तो पीएच फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P700 होता है। यहां से इस पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने से क्या हुआ? लाइट है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने ग्रहण किया? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने ग्रहण किया, तो आपका आंसर होना चाहिए FRS, फेराडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब ये पूरा नाम लिखेंगे अपन इसका, FRS। FRS से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? FD। FD से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम से F, और F वापस घूमता हुआ PC से वापस आ गया। तो इसका नाम इसलिए चक्रीय, चक्कर लगा के वापस आ गया। अरे भाई चक्कर अभिक्रिया, देखो क्या हुआ, यहां से अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया तो वापस घूमकर अगर हम वहीं आ जाते हैं चक्कर लगाकर, तो इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय। अरे ऐसे बोलेंगे चक्र, इसलिए इसका नाम क्या होता है? चक्रीय। इसका नाम साइक्लिक इसलिए होता है क्योंकि चक्कर पूरा कर रहा है, यहां से निकला था, जिस जगह से निकला था वापस घूम घाम कर वापस वहीं आ गया। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता तो उसको भूला हुआ नहीं कहते ना, तो ऐसे ही यहाँ से निकला वो वापस घूमकर यहाँ आ गया। तो इस अभिक्रिया में हमको कितने एटीपी प्राप्त हो रहे हैं? बोले सर 2। इस अभिक्रिया में कहीं भी बताओ ऑक्सीजन गैस निकल रही है कि नहीं निकलती? इस अभिक्रिया में कहीं भी NADPH2 का निर्माण होता है? कहीं भी नहीं हो रहा। देखो इस अभिक्रिया में भाई वाटर का देखो ऑक्सीजन कहां से आती है? बोले सर जल से। क्या जल का ऑक्सीकरण हो रहा है? यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों? अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर वापस ना आता घूमकर, ये इलेक्ट्रॉन अगर वापस चला जाता और लौट कर आता ही ना, इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता और लौट कर ना आता, तो उस स्थिति में क्या होता कि पानी अपने इलेक्ट्रॉन देता और इसके इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता, तो ऑक्सीजन गैस निकल जाती। लेकिन ऐसा यहाँ हुआ नहीं। तो साइक्लिक ईटीएस में ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं निकलती? अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं निकलती है, तो चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस अभिक्रिया केंद्र पर वापस पुनः आ जाता है। तो अभिक्रिया केंद्र के जो हानि हुई इलेक्ट्रॉन है वो वापस क्षतिपूर्ति हो जाती है, इसलिए पानी को टूटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। इसको पहले डायग्राम बना लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो ये अभी रिसेंट एमपी टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है भाई, ये वाला एमपी टेट के अंदर आया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगला फिर पीएस सेकंड अपन पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट से नहीं बना, कुछ को तो समझ में नहीं आया कहां से क्वेश्चन पूछा, एग्रीकल्चर का है क्या है। तो जिन लोगों ने एमपी टेट का एग्जाम दिया उनको मालूम होगा कि हाँ ये प्रश्न आया था। क्या क्लियर है भाई सभी को? यहां तक बताएं, क्या क्लियर है सभी को? ये सारी चीज क्लियर है? बताएं। नोट कर ली हो तो बताएं, वहां आगे पढ़ेंगे। नोट कर ली क्या? नोट्स में वैसे डायग्राम बना है, अगर आप खुद बनाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। चक्रीय एटीएस में एक बार में कितने एटीपी हमको प्राप्त होते हैं? चक्रीय एटीएस में हमको एक बार में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं बताओ? साइक्लिक एटीएस में हमको एक बार में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं बताएं?
नोट कर लिया सभी ने? आगे पढ़े अब? अगर आप सभी ने नोट कर लिया हो तो हम आगे पढ़े अब। ये सुनो, अगर आप सभी ने नोट कर लिया तो अपन आगे बढ़े अब। चलिए अब आगे पढ़ते ना। अब इधर ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ चक्रीय अभिक्रिया में कितने, है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन होता है? चक्रीय ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? चक्रीय ईटीएस में, है ना, चक्रीय ईटीएस में, चक्रीय ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही, इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन है? इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन है? अगर कोई पूछता है तो आपका आंसर आएगा एफआरएस। इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही कौन है? एफआरएस है। फेराडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, एफआरएस है। एफआरएस का पूरा नाम देखो क्या होता है? एफआरएस का पूरा नाम होता है फेराडॉक्सन। क्या होता है? फेराडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेराडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है ना, फेराडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ठीक है। एफआरएस का पूरा नाम ही हो गया। यह एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। ये क्या होती है? आयरन सल्फर प्रोटीन। एफआरएस एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, याद रखना। एफआरएस क्या है? एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, ठीक है। अगर पेपर में कभी एफआरएस ना दिखे आपको, पेपर में ये पूछा कि भैया प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है और एफआरएस पेपर में ना आया, तो आप लगा देना आंसर एफडी, ठीक है। उस स्थिति में आप आंसर क्या लगाओगे? एफडी, फेराडॉक्सिन। अरे बात समझ में आ गई? उस स्थिति में आंसर क्या लगाना है? फेराडॉक्सिन। अगर पेपर में एफआरएस ना पूछा और आंसर पूछेगा फिर एफडी जाएगा, ठीक है ना। एफआरएस ना होती है सेकंड नंबर पे कौन है? एफडी है, तो आंसर उसका जाएगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु, अगला देखो क्या है। चक्रीय ईटीएस में एक बार में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? चक्रीय ईटीएस में, चक्रीय ईटीएस में, चक्रीय ईटीएस में एक बार में, एक बार में कितने? 2 एटीपी प्राप्त होते हैं, हाँ या ना? 2 एटीपी प्राप्त होते हैं या सुनो बताओ? 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। चक्रीय ईटीएस में एक बार में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं बताओ? चक्रीय ईटीएस में एक बार में 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। कितने? 2। चक्रीय ईटीएस में एक बार में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं हमको? 2 एटीपी। क्या चक्रीय ईटीएस में कहीं भी, चक्रीय ईटीएस में NADPH2 प्राप्त होता है कि नहीं? चक्रीय ईटीएस में NADPH2 प्राप्त नहीं होते, ठीक है ना। चक्रीय ईटीएस में NADH2 प्राप्त नहीं होते हैं, NADPH2 प्राप्त नहीं होते, है ना, प्राप्त नहीं होता है। देखो NADPH2 क्या है? NADPH2 की ऊर्जा है, ठीक है। NADPH2 3 ATP के बराबर होता है। एक NADPH2 जो है, ठीक है, ये 3 ATP के बराबर माना जाता है। ये खुद एक ऊर्जा है अपने आप में, ठीक है ना। इसको तोड़ने से, एक NADPH2 जब तोड़ते हैं तो कितने? 3 ATP प्राप्त होते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो चक्रीय ईटीएस में एक बार में कितने ATP प्राप्त होते हैं बताओ? चक्रीय ईटीएस में एक बार में 2 ATP। क्या हमको NADPH2 प्राप्त होते हैं? नहीं होते। क्या हमको कोई NADH2 प्राप्त होता है? तो आंसर नहीं होता है। क्या चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाँ या ना? क्या चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस निकलती है? यस और नो बताएं, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर बताएं। क्या चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाँ या ना? क्या चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस निकलती है? यस और नो? क्या चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस निकलती है? नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्यों नहीं निकलती है? चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं निकलती? इसके पीछे कारण मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया केंद्र का इलेक्ट्रॉन वापस घूमकर अभिक्रिया केंद्र पर आ जाता है, इसलिए पानी को टूटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो देखो अपन लिख लेंगे, हाँ, चक्रीय ईटीएस में, लिख लो आप, चक्रीय ईटीएस में, चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है ना, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है क्योंकि, क्योंकि अभिक्रिया केंद्र, क्योंकि अभिक्रिया केंद्र से, अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, निकला हुआ इलेक्ट्रॉन
ठीक है। चक्रीय एटीएस में ऑक्सीजन, देखो क्या है, चक्रीय एटीएस में ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है क्योंकि अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः, ठीक है ना, अभिक्रिया केंद्र पर लौट आता है, ठीक है ना, अभिक्रिया केंद्र पर लौट आता है, अभिक्रिया केंद्र पर लौट आता है, लौट आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पानी के टूटने की है ना, इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर जल का H2O का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है ना, जल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है, जल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्लियर, और ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। क्लियर, बात समझ में आ गई, पूरी कहानी बता दी मैंने आपको, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं निकलती है भाई, तो इसके पीछे कहानी क्या है, क्योंकि अभिक्रिया केंद्र का जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो निकला वापस घूम घाम के वहीं आ गया, तो भाई जल के टूटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जब तक जल टूटेगा नहीं तब तक ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जल से आती है। क्लियर है सभी को, बताओ। प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन कहां से आती है, तो आंसर है जल से आती है। कहां से आती है, जल से। तो भाई प्रकाश, जल तो टूटा ही नहीं, तो जब तक जल टूटेगा नहीं, जब तक जल टूटेगा नहीं तब तक ऑक्सीजन कैसे निकलेगी, बताओ, नहीं निकलेगी ना। तो सभी को बताओ, चक्रीय एटीएस समझ में आ गया भैया। अगर आपसे कोई पूछता है कि चक्रीय एटीएस कहाँ चलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोले सर ये चलता है ग्रेना थाइलेकोड, स्ट्रोमा थाइलेकोड में चलता है, इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट अकेला कार्य करता है, चक्रीय एटीएस में सिर्फ पीएस फर्स्ट अकेला कार्य करता है। चक्रीय एटीएस का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P700 होता है, याद रखना हमेशा, P700 होता है, मतलब 680 से अधिक पर कार्य करता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो P700 होता है, ठीक है। चक्रीय एटीएस के अंदर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, एफआरएस, एफआरएस के बाद अगला कौन होता है, एफडी, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ये ईटीएस है ना, ये जो साइटोक्रोम वाला पार्ट है ना, यही ईटीएस है, ये पूरा घटना क्या है, ईटीएस है ना, यही वो मशीन है, इधर से इलेक्ट्रॉन घुसेगा उधर से एटीपी, इसको बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में भी होता है ईटीएस, तो यहाँ बिना ईटीएस के इलेक्ट्रॉन है ना पॉसिबल नहीं होता एटीपी बनना, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम जो इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, पीसी के पास, तो पीसी क्या है, प्लास्टोसाइनिक कॉपर युक्त प्रोटीन होती है, वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अभिक्रिया केंद्र के पास आ गया, ठीक है ना। देखो चलिए, अगला चक्रीय ईटीएस में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा, एफआरएस है, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगर पेपर में एफआरएस नहीं आया तो आंसर क्या लगाओगे, एफडी लगाओगे, फेराडॉक्सिन लगाओगे, ठीक है। चक्रीय ईटीएस में एक बार में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 2 एटीपी। चक्रीय ईटीएस में एक बार में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। चक्रीय ईटीएस में NADPH2 प्राप्त नहीं होते हैं, क्लियर, NADPH2 प्राप्त नहीं होते हैं। चक्रीय ईटीएस में ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं निकलती है, चक्रीय ईटीएस में, है ना, याद रखना, ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि भैया ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं निकलती क्योंकि चक्रीय एटीएस में निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस पुनः वहीं आ जाता है, तो जल टूटता नहीं, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। चलिए, कहानी हो गई हमारी चक्रीय एटीएस की। अब दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन अचक्रीय, ठीक है। ऑक्सीजन गैस यही निकलती है ना, अगर आपसे कोई पूछता ना कि भाई ये साइक्लिक जो है प्रकाशिक अभिक्रिया में चक्रीय अचक्रीय में से ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलती है, तो अचक्रीय में निकलती है। ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलती है, अचक्रीय में, है ना। देखो अगला है अचक्रीय ईटीएस, क्या पढ़ेंगे अपन, अचक्रीय, है ना, नॉन साइक्लिक ईटीएस। अचक्रीय ईटीएस है जिसको कहते हैं हम जेड स्कीम, क्या कहते हैं इसको, हम जेड स्कीम कहते हैं, ठीक है, नॉन साइक्लिक ईटीएस जिसे हम कहते हैं। अब देखो नॉन साइक्लिक ईटीएस इसमें पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। यह विक्रिया कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड, कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड में, ठीक है ना, यह ग्रेना थाइलेकोड में चलती है, याद रखना, यह है कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड में, कहाँ पर चलती है, ग्रेना थाइलेकोड में, ठीक है ना, ग्रेना थाइलेकोड में चलती है, कहाँ चलती है, तो आंसर है ग्रेना थाइलेकोड में चलती है, कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोड में, ठीक है। इसमें पीएस फर्स्ट व सेकंड दोनों कार्य करते हैं इसमें, ठीक है ना, पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड, ठीक है ना, दोनों कार्य करते हैं, क्या करते हैं, दोनों कार्य करते हैं, ठीक है ना, दोनों कार्य करते हैं। अचक्रीय है ना, नॉन साइक्लिक जो हो गया ना, अचक्रीय ईटीएस, नॉन साइक्लिक ईटीएस अचक्रीय, इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों कार्य करते हैं। तो पीएस सेकंड जो होता है इसका अभिक्रिया केंद्र, पीएस सेकंड का जो अभिक्रिया केंद्र होता है ना, पीएस सेकंड का
अभिक्रिया केंद्र जो होता है, पीएच सेकंड का अभिक्रिया केंद्र, ध्यान से सुनो, पीएच सेकंड का अभिक्रिया केंद्र जो होता है ना, ये होता है P480। कौन होता है? P480 होता है। याद रखना, अभिक्रिया केंद्र कौन सा? P480 होता है। पहले यहाँ सुनो, अब ये एमपी टेट में एक क्वेश्चन इसी से आया था, मतलब फोटोसिंथेसिस 5 प्रश्न आए थे, बहुत ही अच्छी। ठीक है, क्लियर? आगे पढ़े, चलिए इधर सुनिए अब, ध्यान से सुनना। अचक्रिय जेड स्कीम नॉन साइक्लिक है, ग्रेना थाइलेकोड में चलती है। इसमें पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड दोनों कार्य करते हैं। पीएच फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? P480 होता है, पीएच फर्स्ट सेकंड का। ठीक है, अब ये चलती कैसे समझना, ये चलती कैसे है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस कैसे निकलती है, वो सारी घटना एक एक चीज आपको समझना है ना। इसको बहुत ही अच्छे से देखो क्या होता है। यहाँ पर है P480, P480, ठीक है ना। ये अभिक्रिया केंद्र में ये अपना है पीएच सेकंड, क्या है? पीएच सेकंड, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर बेटा कौन है? क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल है, ठीक है। कौन है? क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे, क्लोरोफिल है। अभिक्रिया केंद्र में कौन बैठा होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। अब यहाँ पर पड़ी प्रकाश, देखो इस पर पड़ेगा प्रकाश, क्या पड़ेगा? लाइट, ठीक है ना। इस पर क्या पड़ी? लाइट। अब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे। लाइट पड़ी तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करता है? यहाँ पर फियोफाइटिन। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण कौन किया? फियोफाइटिन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फियोफाइटिन, फियोफाइटिन के बाद अगला है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, पीक्यू, प्लास्टोकाइनिन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, देखो इलेक्ट्रॉन वापस CTS में आता है। इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आएगा? साइटोक्रोम B6, ठीक है, साइटोक्रोम F, ध्यान से सुनते चलना, और ये PC। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आया नहीं, ये अभिक्रिया है ना, पीएच सेकंड से निकला और इलेक्ट्रॉन घूम घाम के इधर आ गया, पीएच फर्स्ट के पास आ गया। यहाँ पर पीएच, जो मैंने आपको बताया कि इस अभिक्रिया में पीएच फर्स्ट भी कार्य करता है। अरे मैंने आपको अभी बताया कि इस अभिक्रिया में पीएच फर्स्ट भी कार्य करता है कि नहीं? पीएच फर्स्ट, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में P700 ये भी कार्य कर रहा है यहाँ पर, या सुनो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है घूम घाम के इधर आ गया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम घाम के यहाँ आया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसने भी नहीं रखा अपने पास, इलेक्ट्रॉन निकला, कौन ले लिया? FRS। FRS से फिर देखो FD, इलेक्ट्रॉन निकला, ये FRS से गया FD। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से प्रश्न आया था पेपर में, एग्जाम में, कहां से? यहाँ से प्रश्न आया था, देखो। अब ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, देखो अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब लौट कर नहीं आया। अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या वापस लौट कर आया? नहीं आया। तो जब अभिक्रिया पीएच सेकंड जो होता है, इसका अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन लौट कर गया, वापस लौट कर नहीं आ रहा है, तो क्या होता है? देखो पानी अपने अणु, पानी जो है टूटकर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। अभिक्रिया केंद्र के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी को कौन पूरा करता है? तो आंसर जल है। जल टूट जाता है और क्या होता है? यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो पानी क्यों टूटता है? तो पानी इसलिए टूटता है ताकि अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो पानी कितने? 4, जल के कितने अणु टूटते हैं? 4, ठीक है। जल के कितने? 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, ठीक है। इस 4OH माइनस से क्या होता है? यहाँ पर एक ऑक्सीजन बन जाती है और यहाँ पर 2H2O बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस निकल गई। एक अणु ऑक्सीजन गैस निष्कासन के लिए, एक अणु ऑक्सीजन गैस निष्कासन के लिए जल के कितने अणु टूटते हैं? 4, ठीक है। बात समझ में आ गई? जल के कितने अणु टूटते हैं? 4, और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन जो उसको दे दिए, 4, एक्चुअली ये 4 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सब, है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन लिख लो या सिंपल इलेक्ट्रॉन लिख लो, ठीक है। तो जल के कितने? 4 अणु इसके पास चलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए और ऑक्सीजन गैस निकल गई, ठीक है। अब इधर देखो, यहां से प्रश्न आया था एमपी टेट में, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है तो कोई ये वाला 4H प्लस, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का क्या होता है? इधर देखो, ये हाइड्रोजन गया गया, इधर देखो ये जा रहा, ये कहाँ जा रहा है सर? ये 4H प्लस कहाँ जा रहा है आगे? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जा रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है NADP प्लस, यहाँ पर बैठा हुआ है NADP प्लस, ठीक है। ये NADPBS और ये आ गया 4H प्लस आ गया, ठीक है। और ये बन गया NADPH2। तो यही पेपर में अभी प्रश्न आया था एमपी टेट एग्जाम में कि भैया NADPS से, है ना, और हाइड्रोजन जुड़ के NADPH2 जो बनता है किस अभिक्रिया में बनता है? ये प्रश्न आता है NAD। अब भाई ये किसी एग्रीकल्चर की किताबों में नहीं लिखा है,
तो 99% को बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया प्रश्न आया कहाँ से था, क्योंकि तुम जितनी बुक्स पढ़ते हो इनमें कहीं नहीं लिखा ये कहाँ बनता है, ठीक है कि नहीं। तो हमको क्या याद रखना है, हमको याद ये रखना है कि भैया यहाँ पर सर ये NADPH2 बन रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि NADPH2 कहाँ बन रहा है तो कैसे बन रहा है, देखो NADP प्लस 4H आ गई, जुड़ के बन गया 2 NADPH2, क्या बन गया 2, ठीक है, क्या बन गया 2 NADPH2, ठीक है ना। यहाँ पर 2 रहता ना, ये 2 NADPH2 रहता तो यहाँ पर 2 NADPH2 का निर्माण हो गया। क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब इधर देखो सर क्या हो रहा है, पूरी एक बार समझाऊंगी, एक चीज ध्यान से सुनना। यहाँ पर केवल एक ही, ये जो ETS चल रहा है ना, ETS, ये जो ETS चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये यहाँ पर सिर्फ एक ATP ही प्राप्त होता है, कितना, एक ATP ही प्राप्त होता है, ठीक है। ETS में हमको केवल एक ही ATP यहाँ पर प्राप्त होता है, ADP प्लस IP, ये है। तो देखो ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, जेड स्कीम। इसका नाम जेड क्यों होता है, तो ये जेड जैसी दिखती है, इसका नाम जेड कैसा, देखो ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसी है तो जेड जैसी है। अगर उसको घुमा दे अपन तो ऐसा हो जाएगी, तो जेड जैसी दिखती है, इसका नाम है जेड स्कीम, ठीक है। अब एक बार और सुना दे सारा, इधर ध्यान से सुनो। क्या है कि सर नॉन साइक्लिक ETS चक्रीय ETS जेड स्कीम में क्या होता है कि जेड स्कीम में अभिक्रिया केंद्र होता है भाई 680, ठीक है, PS सेकंड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, PS सेकंड में इलेक्ट्रॉन को सबसे प्रथम ग्राही कौन होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही होता है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टिक यूनियन के पास, प्लास्टिक यूनियन से इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और PC, इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, FRS FD, और इधर NADPH2, रिड्यूसिंग पावर बन गई, ठीक है। अब साइक्लिक ETS के इलेक्ट्रॉन जो हैं इसकी कमी हो गई भाई, इस यहाँ पर जो क्या कहते हैं अपना नॉन साइक्लिक ETS के अंदर PS सेकंड जो होता है इसकी अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा है ना, कमी हो गई, तो पानी अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जल जो है वो टूट जाता है, और जल के टूटने से यहीं से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किस में निकलती है, PS फर्स्ट या सेकंड में, तो आंसर क्या आएगा बताओ, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस जो निकलती है तो PS फर्स्ट में निकलती है सेकंड में निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो PS फर्स्ट में निकलती है सेकंड में। अगर इतना पूछा PS फर्स्ट सेकंड से तो आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा, PS सेकंड में ही निकल रहा है, या फिर अचक्रीय या जेड स्कीम आएगा, या नॉन साइक्लिक ETS है ना, या तो नॉन साइक्लिक ETS आएगा या जेड स्कीम आएगा या अचक्रीय आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, इधर देखो, तो नॉन साइक्लिक ETS में ये क्वेश्चन आया था ना भी MP टेट में, यहाँ पर लिख लो कि MP टेट में आया था ये, तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ये आया था कि NADPH प्लस से H प्लस मिलकर NADPH2 कहाँ बनता है, तो ये नॉन साइक्लिक ETS में बनता है, अचक्रीय ऑप्शन था वहां पर, अचक्रीय। और ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, टेस्ट सीरीज से आए थे सारे क्वेश्चन, टारगेट सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए हुए थे पूरे के पूरे, और टेस्ट सीरीज से आए हुए थे ऐसे कहते सीधे उठ के। तो नॉन साइक्लिक ETS अचक्रीय अभिक्रिया में, ठीक है ना, अचक्रीय अभिक्रिया में याद कर रखेंगे। चलो जो जो याद रखना है वो अपन ने क्या क्या लिख लिया अभी, ये डायग्राम बना लिया सभी ने, क्या आप सभी ने डायग्राम बना लिया बताओ, क्लियर है। चलिए डायग्राम बना लिया होगा, अब लिखते हैं ना। तो एक बात सुनो, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, नॉन साइक्लिक ETS जेड स्कीम में अचक्रीय ETS में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है बताओ, अचक्रीय ETS में है ना, अचक्रीय ETS में, अचक्रीय ETS में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, अचक्रीय ETS में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है बताओ, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, फियोफाइटिन, अरे भाई प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है बताओ, फियोफाइटिन है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, फियोफाइटिन। अचक्रीय ETS में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, फियोफाइटिन है ना, अचक्रीय ETS में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हो गया, फियोफाइटिन, बिल्कुल। अगर फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे आंसर फिर PQ है ना,
अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाओगे प्लास्टोक्यूनोन। क्या लगाओगे? प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है ना, PQ है ना, प्लास्टोक्यूनोन आंसर लगा देना। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे? प्लास्टोक्यूनोन लगाओगे। ठीक है, तो अचक्री ETS में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया फियोफाइटिन। ठीक है, चलिए अचक्री ETS में, ठीक है, अचक्री ETS में, अचक्री ETS में, ठीक है, हमको एक बार में एक ATP व 2 NADPH2 का लाभ होता है। कितने NADPH2 का लाभ होता है? एक ATP और 2 NADPH2 का लाभ होता है। क्या बात समझ में आ रही? का लाभ होता है, एक NADPH2 बनता है और एक, है ना, एक ATP और 2 NADPH2 का लाभ होता है हमको। अचक्री ETS में हमको क्या होता है बताओ? अचक्री ETS में एक ATP व 2 NADPH2 का लाभ होता है। ठीक है, एक ATP बनता है, 2 NADPH2 का लाभ होता है। चलिए, ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अचक्री ETS में ऑक्सीजन गैस निकलती है। यस, अचक्री ETS में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अचक्री ETS में, ठीक है, जल का H2O का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस निकलती है। बात समझ में आ गई? तो जल का ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीजन गैस यही निकलेगी। या सुनो, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण या प्रकाशिक अपघटन। ठीक है, इसको यहाँ पर ऑक्सीकरण की जगह एक शब्द और लिख लेना, प्रकाशिक अपघटन भी कहते हैं ना, कि जल का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन या ऑक्सीकरण, प्रकाशिक अपघटन भी कहते हैं। फोटोलाइसिस क्या होता है? जल का फोटोलाइसिस होता है, इंग्लिश में कहते हैं जल का फोटोलाइसिस होता है। जिससे फोटोलाइसिस होने से क्या होगा? फोटोलाइसिस के होने से याद रखना क्या होता है? तो फोटोलाइसिस के होने से जल का ऑक्सीकरण होगा, मतलब फोटोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को अगला समझते हैं अपन क्या है। देखो, जल के कितने अणु टूटते हैं? चार। चार अलग, है ना, याद रखना, जल के चार अणु टूटने से ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये बात आपको याद रखना है। हाँ, जल के टूटने में जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है ना, जल का टूटना, वाटर का फोटोलाइसिस, याद रखना यहाँ पर कौन कौन कार्य करते हैं? Mn, ठीक है, कैल्शियम और क्लोरीन, याद रखना। वाटर के फोटोलाइसिस में तीनों तत्व बहुत जरूरी होते हैं। Mn है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। जल के फोटोलाइसिस में तीनों तत्व क्या होते हैं? बहुत जरूरी होते हैं। कौन कौन? Mn है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। ठीक है, Mn है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। ठीक, चलिए अब आगे लिखते हैं। देखो, अगला अपन लिखेंगे कि जेड स्कीम में या चक्री ETS या जेड स्कीम में अभिक्रिया केंद्र से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पुनः लौट कर नहीं आता, इसलिए जल अपने इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र को देता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है ना। इसको लिख लेते हैं, वैसे आपको समझ में तो आ गया, फिर भी लिख लो, है ना। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस क्यों निकलती है? कि जेड स्कीम में, ठीक है ना, जेड स्कीम में क्या होता है? जेड स्कीम में अभिक्रिया केंद्र से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अभिक्रिया केंद्र से उत्तेजित निकला हुआ है ना, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन पुनः, ठीक है ना, अभिक्रिया केंद्र पर नहीं लौटता है, पुनः अभिक्रिया केंद्र पर नहीं लौटता है, नहीं लौटता है, ठीक है ना, अभिक्रिया केंद्र पर नहीं लौटता है। जेड स्कीम में अभिक्रिया केंद्र से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन पुनः अभिक्रिया केंद्र पर नहीं लौटता है, इसलिए क्या होता है ना, जल, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र को देता है। ठीक, अभिक्रिया केंद्र को देता है, अभिक्रिया केंद्र को देता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन गैस क्यों निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है जेड स्कीम में, या PS सेकंड में नॉन सैक गैस निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जल के टूटने से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये क्वेश्चन भी आया था,
एमपी टेट में, किसके टूटने से ऑक्सीजन गैस निकलती है? तो आंसर है जल के टूटने से। जेड स्कीम में अभिक्रिया केंद्र से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन पुनः अभिक्रिया केंद्र पर नहीं लौटते हैं, इसलिए H2O अपने इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र को देता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई सारी चीज? एक बात बताओ, यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रॉन कहां से किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। ठीक है, पीएस फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने वाला कौन होता है? पीसी। पीएस सेकंड और फर्स्ट को कौन जोड़ रहा है? पीसी जोड़ रही है। देखो यहाँ पर ये तो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अगला पीएस है ना, देखो पीएस सेकंड व फर्स्ट को पीसी जोड़ती है। कौन जोड़ती है? पीसी जोड़ती है ना। कौन भाई? प्लास्टोसाइनिन जोड़ती है, बिल्कुल। और ऊर्जा का प्रवाह, जेड स्कीम में ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है बताओ? जेड स्कीम में ऊर्जा का प्रवाह, जेड स्कीम जो होती है, जेड स्कीम में ऊर्जा का प्रवाह, जेड स्कीम में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है कि नहीं, किधर से किधर होता है ऊर्जा का प्रवाह? तो आंसर है पीएस सेकंड से फर्स्ट की ओर। ठीक है, पीएस सेकंड से फर्स्ट की ओर ऊर्जा का प्रवाह जो होता है किधर से होता है? ठीक है, तो आंसर पीएस सेकंड से फर्स्ट की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर होता है? सेकंड से फर्स्ट की ओर। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो पीएस सेकंड से फर्स्ट की ओर होता है। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? बताओ। तो जब अचक्रीय ईटीएस से जेड स्कीम चलेगी, अचक्रीय ईटीएस से जेड स्कीम चलती है, एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? ठीक है, जेड स्कीम जब चलती है एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? बताओ, एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? एक बार में एक बार में कितने एटीपी बनते हैं और कितने? ठीक है, एक बार में कितने एटीपी बनते हैं? एक। और कितने NADPH2? 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनोगे? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब तक ध्यान से सुनना एक एक बात। अब एटीपी बन, हम यही तो चाहते थे, एटीपी बन जाए, NADPH2 बन जाए, यही तो हम चाहते थे कि एटीपी NADPH2 हमको बनाना है, और क्या होगा? एनर्जी निकल जाएगी, मतलब एटीपी NADPH2 बन जाएगा, हम क्या कर लेंगे? डार्क रिएक्शन में उपयोग कर लेंगे और हम क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए हमको एटीपी NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है। अब इधर सुनो, केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन होती है ना, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, ध्यान से सुनना, केल्विन साइकिल, ठीक है, ध्यान से सुनना, या डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में, ठीक है, एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए, एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए, एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज बनाना है तो बनाने के लिए, एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए पता है क्या चाहिए? 18 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। 18 एटीपी व 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ेगी। एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए अंधकार अभिक्रिया में एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए। ये कौन देगा? ये देंगी दोनों रिएक्शन, है ना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक बना के देंगी, यस और नो? केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन में एक अणु ग्लूकोज बनेगा, तो एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए हमको 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता है प्लांट्स को। तो ये भाई, ये जो 18 एटीपी और 12 NADPH2 कौन देगा? इसलिए तो हमने पढ़ा है कि भाई पहले प्लांट क्या करेंगे? लाइट रिएक्शन चलाएंगे, लाइट मतलब साइक्लिक नॉन साइक्लिक चलाएंगे, और अपने लिए आवश्यक एटीपी NADPH2 बना लेंगे और उनको डार्क में खर्च करेंगे। तो पेपर में पूछा जाता है कि एक अणु बनाने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक कितनी बार चलती है? देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर साइक्लिक ईटीएस एक बार चलती है, साइक्लिक ईटीएस एक बार चलती है, एक बार, एक बार में कितने एटीपी मिलते हैं? 2। ठीक है, एक बार में कितने एटीपी? 2 मिलते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक जो है एक बार चलती है, नॉन साइक्लिक ईटीएस जो है एक बार अगर चलती है तो एक बार में हमको क्या क्या मिलता है? 1 एटीपी और 2 NADPH2 मिलते हैं, हाँ या ना? एक बार में तो हमको 12 तो NADPH2 चाहिए। क्या चाहिए? 12। तो अगर हम इधर ध्यान से सुनो, अगर नॉन साइक्लिक ईटीएस ये है, अगर ये 6 बार चले, 6 बार चलती है, तो बताओ क्या, अगर ये 6 बार चलेगी तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा? बोले सर ये 6 बार चलेगी तो 6 एटीपी मिलेंगी प्लस 12 NADPH2 मिल जाएंगे हमको, या सुनो, क्या हमको 12 NADPH2 प्राप्त हो जाएंगे?
हाँ या ना, बताओ। अगर नॉन साइक्लिक ईटीएस 6 बार चल जाए, एक बार में एक एटीपी 2 NADPH2 बनना, 6 बार चलेगी तो 6 एटीपी 12 NADPH2 बन गया। हमको चाहिए 18 एटीपी 12। देखो इसकी जरूरत तो पूरा हो गई, ये तो 12 मिल गए, ठीक है, 18 एटीपी में से 6 मिल गए। अब आपको पता है साइक्लिक ईटीएस एक बार में कितने, 2 देती है, अभी हमको 12 की आवश्यकता है। अगर ये भी 6 बार चल जाए तो कितने, 12 एटीपी, यस और नो बताओ, है या ना, 12। तो 12 और 6 18 हो गए, तो देखो 12 और 6 18, तो 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। बात समझ में आ गई क्या? तो मेरा ये कहना है कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों 6 बार चलती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए, एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक कितनी कितनी बार चलती है, 6 बार चलती है। एक अणु ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो इनकी पूर्ति करने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों 6 बार चलती है। क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, दोनों 6 बार क्यों चल रही है? कि भाई इतना चाहिए तो इतना 6 बार चल पाएंगी, तभी ये पैदा कर पाएंगी इतना। ये दोनों अभिक्रियाएं जब 6 बार चलेंगी तभी तो इतना पैदा कर पाएंगी। एक बार चलेगी 2, 6 बार चलेगी तो 12 एटीपी। जब एक बार चलेगी तो 1 एटीपी 2 NADP, 6 बार चलेगी 6 + 12 क्या गया, तो दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 18 एटीपी प्लस 12 NADPH होगा कि नहीं बताओ। अगर दोनों को अपन जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों को अगर अपन जोड़ दें, ठीक है, ध्यान से सुनो, इधर लिख देता हूं मैं, तो बात समझ में आ गई। तो अगर अपन दोनों को जोड़ दें कि 12 एटीपी प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 6 एटीपी, और ये थे 12 NADPH2, या प्लस लिख दूं यहाँ पर मैं, ठीक है ना। क्या हमको प्राप्त हो गए, 12 6 18 एटीपी, हाँ या ना बताओ। 18 और 12, 18 एटीपी और 12 NADPH2 चाहिए। प्लस करके लिख लो या कैसे भी लिख लो, आपकी जैसी इच्छा हो, है ना। क्या ये मिल गए, बिल्कुल। तो आपसे अगर कोई पूछता है एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए हमको कितने, 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों कैसे प्राप्त होंगे, दोनों साइक्लिक नॉन साइक्लिक कितनी कितनी बार चलेंगे बताओ। साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों 6 बार चलती है। साइक्लिक अभिक्रिया और नॉन साइक्लिक अभिक्रिया दोनों कितनी बार चलती है, 6 बार। बात समझ में आ गई, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों कितनी बार चलेंगी, 6 बार। अगर दोनों है ना एटीपी के फॉर्म में पूछ लिया, टोटल कभी कभी एटीपी पूछ लेता है, तो देखो 18 एटीपी तो ये है, ध्यान से सुनना, 18 प्लस एक NADPH2 जो होता है ना, एक NADPH2 3 एटीपी के बराबर होता है, यस। जब 12 थी 36, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएंगे 36 एटीपी। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, ये हो जाएगा 54 एटीपी। तो कभी कभी ऐसा भी पेपर में प्रश्न जाता है कि एक ग्लूकोज बनाने की टोटल एटीपी बताओ, 54 एटीपी हो गए। एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको कुल कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो अगर एटीपी के फॉर्म में आंसर पूछा ना कभी, सिर्फ और सिर्फ एटीपी, तो आंसर बता देना 54 एटीपी चाहिए। तो मैं आपको यही तो पढ़ाना चाह रहा था कि साइक्लिक, भाई लाइट रिएक्शन क्यों चल रही है, तो लाइट रिएक्शन इसलिए चलती है ताकि ग्लूकोज बनाने के लिए आवश्यक एटीपी का निर्माण किया जा सके। तो होगा एक ग्लूकोज बनाने के, अगर सिंपल एटीपी के फॉर्म में पूछा जाए तो 54 एटीपी हो जाएंगे। 18 ये है, 12 3 36, एक NADPH2 3 एटीपी के बराबर होता है, तो 36 और 18 हो जाए 54। अगर ये पूछा ना एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है, तो 54 एटीपी की आवश्यकता होती है। बताओ समझ में आई सारी चीजें, यस और नो। साइक्लिक नॉन साइक्लिक एक एक चीज क्लियर है, साइक्लिक कितनी बार चलेगी, नॉन साइक्लिक कितनी बार चलेगी, हर चीज क्लियर है। क्लियर है, बताओ यस और नो। क्लियर है क्या भाई? अरे बताया कमेंट सेक्शन में, सबको एक एक चीज क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट थोड़ा सा भी? अब तुमको समझ में आया कि भाई अच्छा साइक्लिक सर ऐसे चलती है, नॉन साइक्लिक इसलिए चलती, ये होती है कहानी। आपको कहानी समझ में आई हो, बिल्कुल है ना, क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज कि अच्छा साइक्लिक इसलिए चल रही थी, नॉन साइक्लिक इसलिए चल रही थी, ऐसे ऐसे चल रही थी, और ये हमको ये चाहते थे। हम चाहते क्या थे कि भाई प्लांट ये चाहते हैं कि ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए आवश्यक एटीपी NADPH2 बना लो, तो वो बनाने के लिए पूरी साइकिल चलती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आवश्यक 54 एटीपी हमको मिल गए, ठीक है। ये पूरी ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, अब ग्लूकोज कैसे बनेगा,
मतलब इनको खर्च करके भी तो बताएंगे, ये तो अभी मैंने आपको बना के बता दी, कल इनको मैं आपको खर्च करके बताऊंगा। देखो ये खर्च कहाँ हो रहा है, अभी मैंने आपको बता दी कि बन गए, तो ये 54 खर्च भी तो होंगे ना, कि एक ग्लूकोज को 54 एटीपी चाहिए, एक ग्लूकोज में तो 54 खर्च होते होंगे, तो खर्च कैसे होते हैं वो अपन कल सीखेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, नहीं ऊपर से चला जाएगा आप, क्यों इतनी सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है ना, कल ये पढ़ेंगे कि खर्च कैसे होते हैं, मतलब ग्लूकोज कैसे बनता है, C3 साइकिल C4 साइकिल पढ़ेंगे कल हम, ग्लूकोज बनाने की जो विधि है ना C3 C4, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो C3 साइकिल कैसे चलती है, C4 कैसे चलती है, कैम साइकिल कैसे चलती है, कैसे एटीपी वहां खर्च होते हैं और कैसे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, वो कल हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? तो आपको बोल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कल ये पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज बनेगा, कैसे एटीपी एनएडीपी जो खर्च होंगे, ठीक है ना। तभी भाई ये ऐसी हवा में बात थोड़ी चल रही है, ये कोई हवा, वहां एक्चुअल खर्च होते हैं तभी तो बताया वैज्ञानिकों ने कि देखो यहाँ इतना खर्चा होता है तो इतना बनाना पड़ेगी आपको, तो इसलिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक को छचावार चलना पड़ेगी। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए पर्याप्त है भाई। इसका जो लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना, 2 घंटे अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, नहीं अभी इतना ऊपर चला जाएगा, ये फिजियोलॉजी है। इधर सुनो, इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपको लगभग 2 से 3 घंटे, मतलब 12-1 बजे तक आ जाता है ना, क्योंकि ये बहुत MB का है, लगभग 1 घंटे 20 मिनट 22 मिनट का है, ठीक है ना। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी पहली बार 90% को पहले कभी समझ में भी नहीं आई, अब आपको ऐसी आ जाएगी कि आप भूलोगे नहीं कभी, ये सच्चाई है। एग्रीकल्चर वालों को फिजियोलॉजी है, ब्रीडिंग है, पैथो है, ये समझ में नहीं आते, अब ऐसे समझ में आएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए आपके लिए, है ना, सारी चीज क्लियर हो गई। अब इसका जो रिकॉर्डेड है लगभग 2 घंटे बाद आ जाता है, क्योंकि बहुत MB का लेक्चर बनता है, इसको अपलोड होने में समय लगता है, और ऑटोमेटिक अपलोड होता है, मैं अपलोड नहीं करता, अपने आप अपलोड होता है सिस्टम के थ्रू, ऑटोमेटिक ऐसा, तो लगभग 12 साढ़े 12 1 बजे तक अपलोड होके आ जाता है। ठीक है सर, एक एक चीज समझ में आना है, बिल्कुल आपको हर चीज समझ में आएगी, मजा आएगा पढ़ने में। आप तुम खुद बोलोगे सर हमको एग्रीकल्चर हम पढ़ते थे कि हमको तो सारी चीज आती है, लेकिन ये सारी चीज नहीं आती थी आपको। और ये तुमको मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर में पूरी भारत में एक भी कोचिंग वाला आपको पढ़ा के नहीं देगा, पूरी इंडिया में अगर पढ़ाएगा तो मेरे नोट्स से ही देख देख के पढ़ा रहा होगा, इसका लग, क्योंकि एग्रीकल्चर की किताबों में है ही नहीं है। और क्वेश्चन मैंने आपको बताई दी, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि देखो ये क्वेश्चन पूछा MP टेट में, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि MP टेट में ये क्वेश्चन पूछा, तो अपन फालतू चीज नहीं पढ़ रहे हैं भाई, काम की चीज पढ़ रहे हैं जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए इंपोर्टेंट होता है। अगर भाई 5 प्रश्न पूछे प्रकाश संश्लेषण, कई बच्चों के 74 नंबर आए, 75 पे सिलेक्शन था, क्वालिफाइड क्वालिफाइड नहीं हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई उनके सही नहीं हुए, ठीक है ना, कारण के ये क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो अपने को हर चीज समझ के चलना है ना। चलिए फिर मिलते हैं, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, कल का लेक्चर आपको मिल ही हो गया, ठीक है, इसका PDF रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। आप ईमानदारी से उनको अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार में समझ में आ गया, लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है ना, भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी आती है ना, हर एग्जाम में प्लांट फिजियोलॉजी आ रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, है ना अपन, कल 9 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई मित्र और जो पढ़ना चाहता हो तो उसको एक बार बता दो कि देख भाई, तुम जहां भी पढ़ रहे हो तुमको सही कंटेंट नहीं मिल रहा, आप यहाँ आए, बिल्कुल पढ़िए, शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसी श्वसन है, सारी चीजें अपन ऐसे पढ़ेंगे एक चीज, ठीक है। चलिए ओके। मेरे का गला भी दर्द करने लगता है 2.5 घंटे, क्योंकि सुबह 8 बजे से क्लास चल रही है, 8 से 9, 9 से 10, और 10 से 2.5 घंटे होगा बोलते हुए, तो ऑनलाइन में 2.5 घंटे बहुत हो जाता है, 5-6 घंटे के बराबर है ऑफलाइन में, ठीक है। चलिए।